अच्छा देखो, बैंकिंग के बारे में अगर हम बात करें ना, तो बैंकिंग इटसेल्फ जायज़ और नाजायज़ कोई चीज़ नहीं है। बैंकिंग को कोई नाजायज़ नहीं कह सकता, बैंकिंग को कोई हराम नहीं कह सकता, अनटिल और अनलेस इसमें हराम के अनासिर ना आ जाए। जब इसमें हराम के अनासिर होंगे तो ये नाजायज़ और हराम होगा, और अगर इसमें हराम के अनासिर नहीं है तो इसको नाजायज़ और हराम कोई नहीं कह सकता किसी भी हाल में। अब देखो, मिसाल के तौर पे बैंक का जो बुनियादी मकसद है वो क्या है, और बैंक जो बुनियादी काम करता है वो क्या करता है। मिसाल के तौर पे किसी बंदे के पास पैसा है, लेकिन पैसा होना उस पैसे का इस्तेमाल करने की दलील नहीं है। पैसा है लेकिन वो पैसा इस्तेमाल नहीं हो रहा उस एतबार से जिस एतबार से उसको होना चाहिए, तो इसका मतलब वसाइल तो हैं लेकिन वसाइल का ज़िया हो रहा है, वसाइल का ज़िया हो रहा है। और कोई ऐसा है जिसको फ़न आता है, जिसके पास महारत है, काम करने की सलाहियत है, लेकिन उसको पैसे की किल्लत की वजह से काम करना दुश्वार है, उसके लिए एक पैसे की किल्लत की वजह से काम करना मुश्किल है। अब प्रॉब्लम ये है कि बैंक्स क्या है। अब देखो, मिसाल के तौर पे एक बंदा है एक्स और एक बंदा है वाई। एक्स के पास पैसा है लेकिन एक्स के उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं, ना माशरे को फ़ायदा है, ना मईशत को फ़ायदा है, ना अवामुन्नास को फ़ायदा है उस ज़राए से, उस वसाइल से, अगर उसको यूटिलाइज़ ना किया जाए, उसको इस्तेमाल ना किया जाए। और एक बंदा है, उसके पास सारा फ़न मौजूद है लेकिन उसके बावजूद भी पैसा ना होने की वजह से वो काम कर नहीं सकता। अब देखो, अगर हम कहें कि सर फ़ायदा क्या है मईशत को, माशरे को, तो बड़ा फ़ायदा है। मिसाल के तौर पे एक्स के पास पैसा था और वाई के पास पैसा नहीं, महारत है, काम जानता है। एक्स ने क्या किया, वाई को कहा कि तुम पैसे लो, तुम काम करो, हम बिज़नेस शुरू करते हैं, जो प्रॉफिट आएगा आपस में बांट लेंगे। तो जब किसी मईशत में कारोबार लगता है तो मईशत की ना एक अपनी साइकिल है। मईशत जो है ना, एक अपने चेन को चलता है। इस तरह घड़ी में देखा होगा, अलग अलग पुर्जे हैं, एक इस तरफ घूम रहा है तो उसकी वजह से दूसरा दूसरी जानिब घूम रहा है, लेकिन सब एक दूसरे से मुंसलिक ज़रूर हैं। अब देखो, मिसाल के तौर पे सपोज कर लो कि कारोबार लगा, एक्स ने वाई को पैसे दे के चलो जाओ कारोबार करो, कारोबार शुरू होगा मुल्क में। कारोबार शुरू होने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है पता है? मुल्क की बेरोज़गारी ख़त्म होती है। मुल्क में से ऑब्वियस बात है, जब बिज़नेस लगेगा तो उस बिज़नेस के लगने की वजह से कई लोगों को नौकरियां मिलेंगी। जिस जगह उसने फैक्ट्री लगाई, क्या उस जगह के लोगों को रोज़गार मैसर होगा, लोगों की आमदनी में इजाफा होगा। जब लोगों की आमदनी में इजाफा होगा, लोगों के घरेलू हालात बेहतर होंगे, तो उनकी तलब में भी इजाफा होगा। आ रही बात समझ में? ईमानदारी बताओ, नहीं है तो बोलो, मैं समझाता हूँ इसको मिसाल से। देखो, जब लोगों के पास, ऑब्वियस बात है, जब पैसे होंगे तो वो किसी ना किसी चीज़ को ख़रीदेगा। मसलन एक बंदा है जिसकी फैमिली इनकम थी 50,000 रुपये, तो जाहिर सी बात है 50,000 की इनकम में बार बार बाहर खाना खाने नहीं जा सकता। एक बंदा है जिसकी फैमिली इनकम 50,000 है, वो हर महीने शॉपिंग नहीं कर सकता, वो अपना गुजारा बहुत मुश्किल से कर रहा है। लेकिन अगर उसी बंदे की फैमिली इनकम 50,000 से 1.5 लाख रुपए हो जाए, 1.25 लाख रुपए हो जाए, लाख रुपए हो जाए, तो जो चीज़ पहले वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, अब उसको अफोर्ड करने की कुव्वत रखता है, सलाहियत रखता है। तो अब क्या करेगा, वो उसकी मार्केट में डिमांड करेगा, वो उसको जाके तलब करेगा। तो जब उसको जाके तलब करेगा तो जो चीज़ वो तलब कर रहा है, बिलाखिर उसकी तलब में भी इजाफा होगा। जब उसकी तलब में इजाफा होगा तो मज़ीद उनको अपनी पैदावार में इजाफा करने की ज़रूरत है। जब उनको अपनी पैदावार में इजाफा करने की ज़रूरत पेश आएगी तो नतीजा क्या निकलेगा, उनको भी अपने पास लोगों को मज़ीद नौकरियां देनी पड़ेंगी, उनको भी अपने कारखाने को बड़ा करना पड़ेगा। यानी मईशत पे डबल पंच लगती है एक साथ, बेरोज़गारी पे, बेरोज़गारी पे डबल हिट एक साथ लगेगी। देखो, मईशत पे कभी भी किसी भी फैक्टर का असर साथ साथ नहीं होता। यानी ये ऐसी चीज़ है जिसका असर थोड़ा सा देर से आता है। कुछ चीज़ों का असर बहुत जल्दी आता है, कुछ चीज़ों का असर थोड़ा सा देर से आता है। आता ज़रूर है,
अगर अभी कोई एक अनजान बंदा आए और मेरे पास आके कहे कि सर मेरे पास काम करने का हुनर है, पैसे नहीं, क्या करूं? कोई कारोबार करवा दें, आप पैसे दे दें, कुछ के कारोबार हो जाए, तो अब क्या होगा? क्या मैं उसके ऊपर एतबार करके उसको पैसे दे सकता हूँ? नहीं दूंगा, मैं उसको पैसे नहीं दूंगा। हाँ, ये बैंकर है जो लोगों को देखता है, जांचता है, उसके बाद कुछ चीज़ें अपने पास गिरवी रखने के बाद उनको कर्जा दे देता है। हरगिज़ बैंक की हिमायत नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि लफ्ज़ बैंकिंग गलत चीज़ नहीं है, लफ्ज़ इंटरेस्ट गलत चीज़ है, ठीक है? और ना सिर्फ इंटरेस्ट, तुम एक काम करो ना, बैंक ना हो, बैंक ना हो, बैंक के अलावा कोई भी कारोबार है, कोई भी बिजनेस है जहाँ पे सूदी अनासिर पाए जाएं या गैर शरई काम किया जाए, तुम उसको जायज़ बोलोगे, मुनासिब बोलोगे, उससे मोहब्बत रखोगे, उसको नफरत ही करोगे? तो सिर्फ बैंक के लिए हुक्म नहीं लगाया जाए, बैंक अलग चीज़ नहीं है। यानी उम्मी तौर पे एक नज़रिया बना हुआ लोगों का कि इस्लामिक बैंकिंग पूरी की पूरी हीला है, ऐसा नहीं है। बैंक क्या करता है? सहूलत प्रोवाइड करता है। अच्छा एक बात बताओ, चलो सपोज करो एक बंदे के पास 1000 रुपए, सही है, क्या वो इस 1000 रुपए से कारोबार कर सकता है? लेकिन बैंक एक ऐसा इदारा है, बैंक एक ऐसा इदारा है जहाँ पे 1000 रुपए जो है ना, ऐसे देने वाले लाखों लोग हैं। कितने कितने लोग हैं? लाखों लोग हैं। तो अगर लाखों लोग हैं ऐसे 1000 रुपए देने वाले, तो हमारे पास टोटल रकम कितनी है? करोड़ों में। 1000 रुपए से तो कारोबार नहीं किया जा सकता, लेकिन करोड़ों से कारोबार किया जा सकता है। अब बैंक क्या करता है? इन लोगों को कहता है कि आप परेशान ना हो, पैसा यहाँ जमा कराएं, आप पैसा यहाँ जमा कराएं। हम क्या करेंगे? उस पैसे को आगे दे देंगे किसी और को, और जो हमारा क्या होगा? कस्टमर होगा। क्या होगा? कस्टमर होगा, क्लाइंट होगा। वो उस पैसे से क्या करेगा? कारोबार करेगा, और कारोबार कमाने के बाद हमें वो क्या कर रहा है? पैसे वापस करेगा इंटरेस्ट के साथ। किसके साथ? और हम भी आपको पैसे वापस करेंगे इंटरेस्ट के साथ। यानी अगर ये फैक्टर निकाल दिया जाए, इस फैक्टर को हटा दिया जाए, तो फिर बैंकिंग कोई बुरी चीज़ नहीं है। यानी सिर्फ और सिर्फ ये जो फैक्टर है इंटरेस्ट, दिस फैक्टर इज नॉट करेक्ट। यानी अगर इंटरेस्ट के अनासिर को निकाल दिया जाए तो फिर बैंकिंग में कोई खराबी नहीं है, बैंकिंग में कोई खामी नहीं है। लफ्ज़ बैंकिंग कोई गलत चीज़ नहीं है, बताने का मकसद सिर्फ ये है। यानी अगर कोई बैंकिंग या बैंकर सामने आता है तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है भाई कि वो कोई गलत काम करने वाला ही आदमी है। बैंकिंग इटसेल्फ कोई बुरी चीज़ नहीं है। हाँ, सूदी निज़ाम वो तो मईशत में भी है, तो वो भी गलत ही होगा ना। अगर मईशत में भी है तो उसको भी कोई जायज़ तो नहीं कह सकता। तो उसूल समझ आ गया? उसूल क्या बताया कि बैंकिंग गलत चीज़ नहीं है। हाँ, अगर इंटरेस्ट उसमें है तो फिर वो चीज़ क्या है? हराम है। इंटरेस्ट सूद को कहते हैं, सूद को कहते हैं। हाँ, तो फिर शरन जायज़ होगा। कोई एतराज़ है इस पे किसी को? इस्लामिक बैंक यही तो करता है। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि अगर इंटरेस्ट ना ले बैंकर और इंटरेस्ट ना दे बैंकर तो काम कैसे करेगा? तो मेरे भाई, जितने मॉड इस्लामिक बैंक के पास हैं, इसको हटाओ ज़रा, जितने इस्लामिक बैंक के पास मॉड हैं पैसे कमाने के, उतना पैसा सूदी बैंक के पास भी नहीं है कमाने के लिए तरीके। जितना बेहतर अंदाज में इस्लामिक बैंक मुनाफा कमा सकता है, उतना तो सूदी बैंक के पास मुतबादिल ज़राए भी नहीं है जितने मुतबादिल ज़राए किसके पास हैं? इस्लामिक बैंक के पास। अब देखो क्या होता है, मैं तुमको बड़े वाज़े अंदाज में इसका फ़र्क समझा दूंगा। देखो, सूदी बैंक क्या है और इस्लामिक बैंक क्या है? ये है बैंक, ये क्या है? बैंक। इसके इस साइड जो है वो होते हैं डिपॉजिटर। कौन होता है? डिपॉजिटर। डिपॉजिटर वो लोग होते हैं जो पैसा बैंक के पास रखवाते हैं। डिपॉजिटर वो लोग होते हैं जो पैसा बैंक के पास रखवाते हैं। और उसके इस साइड होते हैं
क्लाइंट्स कस्टमर भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, क्लाइंट और कस्टमर दोनों होते हैं जिनको बैंक क्या करता है, कर्जा देता है। अब देखो जो सूदी बैंक हैं वो क्या करते हैं, कर्जा लेंगे और कर्जा ही देंगे, कर्जा लेंगे और कर्जा देंगे। अब कुछ लोग बोलते हैं नहीं जी हमसे कर्जा नहीं ले रहे, वो तो हमारा पैसा अमानत के तौर पे अपने पास इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं। अमानत इस्तेमाल की जा सकती है, अमानत पे अमीन जामिन होता है, अमीन जामिन होता है, अमीन जामिन नहीं होता। अगर अमीन के पास पैसा मौजूद है और अगर उससे वो पैसा चोरी हो जाए तो क्या होगा, वो जामिन थोड़ी है, वो जमानती थोड़ी होता है। लेकिन कर्जे के ऊपर शर्त है कि जब आपने मुझसे कर्जा लिया है तो आप मुझे पैसा देंगे वैसा ही जैसा मैंने आपसे मुआहदा किया था भाई। यहाँ तक बात समझ आ गई? तो अमीन जामिन नहीं होता। अगर बैंक से पैसा चोरी हो जाए तो क्या बैंकर जामिन नहीं है, बैंकर जामिन है, बैंकर देगा पैसा वापस, तो फिर ये अमानत तो नहीं हुई, कर्ज है ना। और अगर अमानत होती तो बैंकर उस पैसे को इस्तेमाल करने की इजाज़त भी नहीं रखता है। उसूल समझ आ गया? तो इसलिए पैसा अमानत नहीं है बल्कि पैसा क्या है, कर्ज है। क्या मेरी यहाँ तक बात समझ आई सबको? पॉइंट क्लियर है? तो ये क्या है, कर्जा है पहली चीज। तो बैंकर क्या करता है, कर्जा लेगा डिपॉजिटर से और कर्जा दे देगा क्लाइंट को। एक दूसरा क्या होगा, ये है इससे लेगा बोरोइंग, इससे क्या करेगा, बोरोइंग, और इसको क्या करेगा, लैंडिंग। कर्जा लेगा और कर्जा दे देगा, बोरोइंग और लैंडिंग का मतलब कर्जा देना। इससे लेगा सूद समेत पैसा वापस, इंटरेस्ट क्या लेगा इससे, और इसको देगा भी क्या, इंटरेस्ट। इसके पास बैंकर के पास इसके अलावा कोई दूसरा जरिया नहीं है पैसा कमाने का। कर्जा सूद, कर्जा सूद, ये सूदी बैंकों के लिए बता रहा हूं। अब आ जाओ इस्लामिक बैंक की तरफ। क्यों, कैसे? नफे की सूरत तो देखो, इसके लिए तो नफा हो सकता है जी, हद है ना, तभी तो मसला है। कर्ज के ऊपर मुअय्यन रकम, क्या कह रहा हूं, मुअय्यन रकम पहले से तय है। सूद की सूरत नहीं है, सूद की सूरत है ना। कौन सा रिबा है? लेकिन देखो रिबा की भी दो किस्म है, एक रिबन नसिया है और एक रिबल फदल है। रिबल कुरान की शक्ल है ये, जिसकी कुरान में मान्यता आई है, सही है। इसका नाम रिबल जाहिलिया भी है। क्यों? दौरे जहालत में ये चीज़ आम थी। यानी तीन नाम है इसके, रिबल कुरान, रिबल नसिया और रिबल जाहिलिया, ये तीनों इसी के नाम है। और रिबल फदल क्या है, रिबल फदल, रिबल हदीस, रिबल बै, ये तीनों नाम किसके हैं, इसी के हैं। क्योंकि ये बुयू की रिबा है, बुयू में ये रिबा है। हदीस में इसकी ममानत है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रिबल हदीस। और रिबल फदल इसका नाम है, जिस तरह रिबल नसिया के अपोजिट में। बात समझ आई? तो ये रिबल फदल नहीं है बल्कि रिबल नसिया है। बात समझ आई? तो यहाँ पे सूद के ही अनासिर होंगे, इसके अलावा कोई दूसरा हल है ही नहीं, है मुमकिन नहीं है। यहाँ पे इसीलिए सिक्योरिटी है कि पैसा जो दिया है हमको वापस उतना मिलना है। बात समझ आ रही है? कोई मसला तो नहीं इसमें। अब आओ इस्लामिक बैंक की तरफ। इस्लामिक बैंक के पास बड़े बेहतरीन ज़राए हैं। ये है हमारा इस्लामिक बैंक, ये हमारा क्या है, इस्लामिक बैंक। इसके इधर और इधर दोनों तरफ लोग तो हैं, इसके इधर और इधर दोनों तरफ लोग तो हैं, लेकिन यहाँ पे इसके पास तरीका बड़ा अलग है पैसा कमाने का, तरीका बड़ा अलग है पैसा कमाने का। कभी भी बैंकर, अपने इस्लामिक बैंकर अपने डिपॉजिटर से कर्जा नहीं लेता, अपने डिपॉजिटर से कर्जा नहीं लेता, और ना कभी कर्जा देगा, ना कभी कर्जा देगा। बात समझ आ रही है? देखो हम लोग तो थोड़ा टेक्निकल लोग हैं ना, उमूमी तौर पे जो फाइनेंस को जानने वाले लोग हैं, अगर उनको इस्लामिक फाइनेंस पता है तो वो तुमको मईशत की वो बातें बता देंगे
जो उम्मीद तौर पे हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा फुकदान क्या है पता है? जो इस्लामिक बैंकिंग में महारत रखते हैं उनका सूदी निज़ाम पे इतनी महारत नहीं है, मईशत के ऊपर इतनी महारत नहीं है, और जिनकी इन चीज़ों पे वो इस्लामिक बैंकिंग को इतना बेहतरीन तरीके से नहीं समझते। तो ये वजह है कि ये गैप आ रहा है हमारे यहाँ। इस गैप को ख़त्म करना है तो बेहतरीन माशी निज़ाम समझाना पड़ेगा इस्लामिक निज़ाम जानने वाले को। इसमें सीखोगे क्या? सही है ना? देखो यहाँ जब डिपॉजिटर है हम इसके साथ क्या करते हैं, 2 अकद हो सकता है, इसके साथ हमारा 2 अकद हो सकता है, सही है ना? ये भी हो सकता है कि ये हमारा क्या बन जाए, रब्बुल माल बन जाए। ये क्या बन जाए हमारा, रब्बुल माल बन जाए, और हम इसके मुदारिब बनकर मुदारिब होने की हैसियत से काम करें। मुमकिन है ना? एक बात समझ आ गई? ये हमारा रब्बुल माल बन सकता है और हम इसके मुदारिब होने की हैसियत से काम कर लें। काम क्या करें वो यहाँ वाली बात में समझ आएगा, अभी बताऊंगा, लेकिन इतना तो समझ आ गया होगा कि हम ये कर सकते हैं, शरन नाजायज़ नहीं होगा। एक बात समझ आ गई? हाँ भाई, क्लियर है? दूसरी चीज़ ये भी हो सकता है कि ये हमारा क्या बन जाए, पार्टनर बन जाए, शराकतदारी कर ले हमारे साथ। क्या कर ले? शराकतदारी कर ले। अब शराकतदारी की भी अलग अलग किस्में हैं। जब मैं पार्टनरशिप मुशारका पढ़ाऊँगा तफसील से तो उसकी सारी वजाहत करूँगा तुम लोगों को, सही है ना? कि शिरकतुल मिल्क क्या है, शिरकतुल अक़्द क्या है, शिरकतुल अक़्द की कितनी किस्में हैं, हर किस्म के ऊपर वजाहत अलग से तफसीलन के बैंक किस तरह करता है काम। यहाँ तक बात समझ आ गई? यहाँ पर हम इसके साथ शिरकतुल अमवाल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शिरकतुल अमवाल करते हैं। आई होप शिरकतुल अमवाल आप लोगों को पता है? शिरकतुल अक़्द की एक किस्म है, सही है? शिरकतुल अमवाल, शिरकतुल आमाल और शिरकतुल वजू, ये 3 किस्में हैं, सही है? शिरकतुल अमवाल का मतलब पार्टनर्स हैं, दोनों शरीक हैं, लेकिन माल में, किसमें? माल में। शिरकतुल आमाल काम में शरीक हैं, और शिरकतुल वजू, वजू का मतलब होता है चेहरा, गुडविल के माना में होता है कि किसी एक की गुडविल हो और दूसरे की वजाहत की वजह से वो गुडविल है। बात समझ आई? वजू का मतलब क्या है? गुडविल। बात समझ आ गई? तो गुडविल की वजह से भी पार्टनर कोई हो सकता है, और गुडविल की वजह से कोई किसी को पैसा भी दे सकता है। जो फ्रेंचाइजिंग होती है वो किस बिना पे होती है? शिरकतुल वजू की बिना पर होती है। फ्रेंचाइजिंग समझते हो? जैसे एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसने कह दिया कि आप मेरी फ्रेंचाइज लेके मेरे नाम से खोल लें, कोई मसला नहीं, लेकिन मुझे मेरा फ्रेंचाइज ख़रीदने के लिए इतना पैसा देना पड़ेगा, मेरा नाम आप इस्तेमाल कर रहे हैं एक, और हर साल 5% प्रॉफिट आप देते रहेंगे, 7% प्रॉफिट आप देते रहेंगे। ये क्या है? हमारे आपस की टर्म एंड कंडीशन है। मैं अपना ब्रांड नेम आपको दे रहा हूँ, मैं अपना ब्रांड नेम आपको दे रहा हूँ। तो ये क्या है? शिरकतुल वजू है। क्या है? बात समझ आई? पॉइंट क्लियर है? आगे चलूँ? तो यहाँ पे शिरकतुल अमवाल की सूरत होगी। क्या होगी? शिरकतुल अमवाल, माल से निकला, इतनी आसानी से याद रख लेना। क्लियर हो गई बात? इन दोनों को हम देंगे मुनाफा, इन दोनों को हम देंगे मुनाफा, और मुनाफे की शरह मुअय्यन होगी, रकम मुअय्यन नहीं होगी, किसी भी जाविये से नहीं होगी। क्या कह रहा हूँ? मुनाफे की शरह मुअय्यन होगी, रकम मुअय्यन नहीं होगी। देखो अल्फाज को समझो कि मैं अल्फाज जब कोई बोल रहा हूँ तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है तब बोल रहा हूँ। बात समझ आ रही है? उसूल क्लियर हो गया? कोई मसला नहीं आता? आगे चलूँ? चलो, अब देखो ये तो हो गया डिपॉजिटर साइड, ये तो हो गया डिपॉजिटर साइड। उसके पास कितना रास्ता था पैसा लेने का? हमारे पास कितना रास्ता है? 2। जो हमारा क्लाइंट का सेक्शन है, यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पर हम देखो, एक हमारे पास जो मॉड है वो क्या है? हम करते हैं ट्रेड बेस फाइनेंस। क्या कहते हैं? ट्रेड बेस फाइनेंस। हम यहाँ पे तिजारत के ज़रिए इनके साथ कारोबार कर सकते हैं। देखो तिजारत में
बहुत फ़र्क है। ट्रेड का मतलब क्या है? खरीदो फरोख्त, बै है ये, यानी बै के ज़रिए हम इसके साथ क्या कर सकते हैं? कारोबार कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ क्लाइंट जब आता है, यहाँ जब क्लाइंट आता है बैंक के पास, तो बैंक को कहता है मुझे पैसे चाहिए इतने रुपए। बैंक बोलता है ठीक है, दिखाओ ज़रा रिपोर्ट अपनी। उनकी रिपोर्ट देखता है, उसको फाइनेंस दे देता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर आएगा इस्लामिक बैंक के पास और बोलेगा मुझे पैसे चाहिए, तो इस्लामिक बैंक बोलेगा नहीं दे सकते, पैसे नहीं दे सकते आपको। तो फिर आप क्या देंगे? सवाल, आपको पैसा क्यों चाहिए, आप पहले वो बताइए। आपको पैसा क्यों चाहिए, पहले वो बताइए। अब वो कहेगा मुझे मशीन खरीदनी है, मुझे मशीन खरीदनी है। तो कहेगा देखें जी, हम अगर आपको कर्जा दे दें तो मनफियत कमा नहीं सकते। पहली बात तो ये है ना। तो एक काम करते हैं, हम मशीन आपको खरीद देते हैं, हम मशीन आपको खरीद देते हैं, आप मशीन हमें किस्तों में पैसे दे दीजिएगा, और जब उसकी रकम पूरी हो जाए तो मशीन तो वैसे आपकी है ही आपके पास, हम आपके साथ मुराबहा कर लेते हैं, हम आपके साथ मुराबहा कर लेते हैं। मसला तो नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कोई। मुमकिन है कि 1 लाख की मशीन मैं आपको 1,20,000 में बेचूं, मिल्क मेरी मर्जी, गबन फाहिश भी नहीं है, क्योंकि हमने इतना इसके ऊपर प्रॉफिट रेट भी नहीं लगाया है। बात समझ आ रही है? तो हमारे लिए इसमें कोई मसला नहीं, हम क्या कर लेंगे? मुराबहा कर लेंगे। ट्रेड बेस्ड मोड ऑफ फाइनेंस है। मुसावमा भी कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते? सलम भी कर सकते हैं। कैसे? कोई किसान आ गया मेरे पास, कह रहा साईं पैसा चाहिए, क्या करें? तो हम उसको बोल ही नहीं सकते कि पैसा देंगे। अब उसको तो मशीन भी नहीं खरीदनी है कोई, उसको तो चाहिए पैसा ही। तो हम कहेंगे ठीक है, अभी तुम मुझे माल बेच दो, सलम कर लेते हैं तुम्हारे साथ, तुमको हम पैसा दे देते हैं, बैसलम कर लेते हैं, तुमको हम पैसा दे देंगे, तुम करो काम, मुझे इस महीने इतना गंदुम या इतना चावल दे देना। सलम के उसूलों को जहन में रखते हुए कि सलम कब कर सकते हैं, किन चीज़ों पे हो सकती है, ये भी बहुत ज़रूरी है। बात समझ आई? सलम भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते? मुराबहा कर सकते हैं, मुसावमा कर सकते हैं, सलम कर सकते हैं। अब एक बंदा है जो फर्नीचर की दुकान है, उसकी फर्नीचर बनाता है, उसको चाहिए पैसा, सलम तो उससे हो नहीं सकता। सलम जायज़ है? सलम इस सूरत में जायज़ नहीं है। इस्तिस्ना करेंगे उसके साथ, क्या करेंगे उसके साथ? बे इस्तिस्ना करेंगे। ये इस्तिस्ना लिमिटेशन वाला नहीं है, छूट वाला नहीं है, बल्कि सनत से निकला है। किससे निकला है? सनत से। इसको कहते हैं ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर। ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर। हम उसको कहेंगे कि काम करो, ये फर्नीचर का तुमको ऑर्डर मिला है ना, किसने दिया ऑर्डर? उसको मैं बेचूंगा, मैं इतने में बेचूंगा, 10 लाख में, सही है? तुम मेरी खातिर इसको बनाओ 8 लाख में, तुम मेरी खातिर इसको बनाओ, पैसे तुमको अभी एडवांस में चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। कुछ अभी चाहिए, कुछ वक्फे वक्फे से चाहिए तो दे सकता हूँ। इस्तिस्ना मुमकिन है नहीं है। उसूल समझ आ रहा है? ट्रेड बेस्ड मोड ऑफ फाइनेंस समझ आ गया? ऑप्शन ट्रेड बेस्ड मोड ऑफ फाइनेंस में कितने ऑप्शन आ गए मेरे पास? 4 हुए। मुराबहा, मुसावमा, सलम, इस्तिस्ना, 4 आ गए। 4 आ गए। ये सिर्फ एक ट्रेड बेस का बता रहा हूँ। अब आ जाओ रेंटल बेस की तरफ। किसकी तरफ? किसकी तरफ आ जाओ? रेंटल बेस का मतलब क्या होता है? रेंटल बेस का मतलब होता है इजारे पे कोई चीज दे देना। भाई इनको चाहिए थी मशीन मुझसे, मैंने कहा मशीन दूंगा, मशीन 10 लाख की 10 ही लाख तुमसे वापस लूंगा, लेकिन जब तक तुम मशीन इस्तेमाल करोगे तब तक मशीन का किराया दो, तब तक मशीन का किराया दो। जैसे जैसे मशीन के यूनिट्स तुम खरीदते जाओगे किराया कम होता चला जाएगा। 10 लाख की मशीन है, एक काम करते हैं इसके 10 हिस्से बना देते हैं, 10 जुज बना देते हैं, और इसमें कोई मसला नहीं है कि अगर कोई चीज़ जिसको तकसीम ना किया जा सके तो उसके हिस्से नहीं हो। एक चीज़ जिसको तकसीम ना किया जाए उसके भी हिस्से बनाए जा सकते हैं, कोई एतराज़ नहीं इसमें। इसके 10 हिस्से हैं, एक हिस्सा कितने का है? 1 लाख। एक हिस्सा कितने का है? 1 लाख रुपए का है, और एक हिस्से का किराया है 500 रुपया। मैंने तय किया ऐसी फर्जी 500 एक हिस्सा, एक हिस्से का किराया। तो 10 हिस्से का किराया कितना हो गया? 50,000। हाँ सॉरी 5,000। कितना हो गया?
5,000 किराया हो गया। इसका मतलब हर महीने आप इसका 5,000 रुपये मुझे देंगे। साल के कितने बन गए? 60,000। 60,000 सालाना ये देंगे। और अगर आप 1,00,000 साल के आखिर में देने में कामयाब हो गए तो फिर मेरे 9 हिस्से, 1 हिस्सा आपका। फिर आप 4,500 किराया दीजिएगा। हाँ, इजारे की रकम का तयन तो ज़रूरी है ना, क्योंकि हमने उनके कारोबार थोड़ी किया है, हमने उनके साथ पार्टनरशिप थोड़ी की है, हमने उनको इजारे पे अपनी चीज़ दी है। लेकिन देखो यहाँ पे हम भी फंसेंगे कहीं ना कहीं एज अ बैंकर। अल्लाह ना करे ये चीज़ कुदरती तौर पे तबाह हो गई तो क्या होगा? अब मैं जिम्मेदार हूँ, उसके कसूर नहीं है, मैं उससे इजारे की रकम नहीं। इजारे की जो शराइत है पढ़ाऊँगा बहुत तफसील से, पढ़ा हुआ होगा आप लोगों ने, थोड़ा बहुत जो मुझे आता होगा डिस्कस कर लेंगे कि क्या है नहीं है। सही है, ठीक है, जल्दी जल्दी में। तो इजारे के शराइत भी देखेंगे कि क्या है, किन चीज़ों पे होगा। यही फ़र्क है हमारे इजारा में और लीज़ में। जो लीजिंग होती है ना, लीजिंग इसी वजह से, चंद वजह से, वक्त का नहीं पता चला ना आज का, मुझे भी नहीं पता चला। सही है, इजारे के ज़रिए भी हम क्या कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। तीसरा भी एक ज़रिया है भाई, तीसरा ज़रिया भी है, बस वो आखिरी करके इसको ख़त्म करूँगा। सही है ना, उसको हम कहते हैं पार्टिसिपेशन बेस। क्या कहते हैं? पार्टिसिपेशन बेस। यानी हम इसके साथ भी क्या कर लें, शराकत दारी कर लें। हम इसके साथ भी क्या कर लें। ये कब होगा? जब कोई किसान नहीं है तो सलम नहीं कर सकते, किसी को पैसा चाहिए अपने वर्किंग कैपिटल के लिए, रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए, तो उसको हम ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर भी नहीं कर सकते, बैस्तस्ना भी नहीं कर सकते, उसके साथ बैसलम भी नहीं कर सकते, मशीन भी नहीं चाहिए, मुराबहा मुसावमा भी नहीं कर सकते। करें तो करें क्या, उसको पैसा ही चाहिए, कर्जा तो दे नहीं सकते ना। तो हम बोलेंगे ठीक है, शराकत दारी क्या हो जाएगा, शराकत दारी हो जाएगी और शिरकतुल अमवाल हो जाएगा। शिरकतुल मिल्क नहीं, शिरकतुल अक्द। क्या शिरकतुल मिल्क क्या होती है? हाँ, कोई ऐसी शराकत दारी जो खुद ब खुद हो जाए, आपका उसमें कोई अमल ना हो। हाँ, तो शिरकतुल मिल्क की किस्म तो नहीं हुई ना ये। यहाँ तक क्लियर? तो ये बात यहाँ तक समझ आ गई। बैंक की, इस्लामिक बैंक के पास मोड ऑफ फाइनेंस कितना है? देने के कई जराए, कमाने के भी कई जराए। इसके पास क्या है? एक जरिया, वो भी नाजायज है।